Hello everyone, welcome to One Day Law Revision, Module 3, Relevancy of Facts 2. Let's quickly go through the synopsis first. In this, we are going to cover section 32, 33, that is statements by persons who cannot be found. Section 34 to 39, statements made under special circumstances. And then judgments, section 40 to 44. Let's get started. Overall, section 32 deals with statement by those person whose statements cannot be taken again. मतलब ये उन लोगों के बारे में बात करता है जिनका स्टेटमेंट हम वापस से नहीं ले सकते. जैसे कि हु इज़ डेड, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं. देन द पर्सन हु कैनॉट बी फाउंड, पर्सन हु बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और पर्सन जिसको हम नहीं ला सकते या जिसको हम आगे और एक्सपेंडिचर करके या डीले करके शायद अंडर सम सर्कमस्टांसेस ला सकते हैं, बट दैट अपीयर्स टू कोर्ट अनरीजनेबल. ये 4 तरीके के इंसान हैं जिनका स्टेटमेंट हम वापस से नहीं ले सकते. दैट इज सेक्शन नंबर 32. बट इन सम केसेस normally the declaration is irrelevant, but there are some circumstances, some cases जहाँ इनके स्टेटमेंट को हम relevant मानेंगे. तो ये जो केसेस हैं जहाँ ये चारों इंसान के स्टेटमेंट को हम relevant मानते हैं, that is section number 32. So what are these cases? We have 8 cases in all. 8 केसेस दिए हैं. फर्स्ट है when it relates to cause of death. जहाँ डेथ से रिलेटेड कोई केस हुआ है तो वहाँ उस स्टेटमेंट का, उस पर्सन के स्टेटमेंट का जो उसने दिया है विच हैज़ रिजल्टेड इन टू हिज डेथ, तो फिर उसके स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट मानेंगे. व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जहाँ कोई स्टेटमेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है एंड इट रिलेट्स टू एनी एंट्री या मेमोरेंडम या एनी बुक केप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, या कुछ मनी रिलेटेड मैटर, गुड्स, रिसीट, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी या एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड मैटर, तो उस केस में ये चारों लोगों का जो स्टेटमेंट था उसको हम रेलेवेंट मानेंगे. आफ्टर दैट व्हेन मेड अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, मतलब जिसने स्टेटमेंट बनाया उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट है तो फिर हम उस पर्सन के स्टेटमेंट को रेलेवेंट मानेंगे. व्हेन इट गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट्स और कस्टम्स और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, जहाँ कोई स्टेटमेंट पब्लिक राइट या कस्टम या मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो हम उसको रेलेवेंट मानेंगे. When it relates to existence of relationship, जहाँ statement relate करता है between a relationship that exists between the statement maker, that is the person making the statement, and the person for whom the statement is made or was made before the question in dispute was raised. तो फिर उस statement को relevant मानना है जहाँ relationship है. When it is made in will or deed relating to family affairs, जहाँ statement कुछ family अफेयर्स रिलेटेड या फैमिली प्रॉब्लम्स रिलेटेड या फिर फैमिली में कोई विल है, किसी की डेथ हो गई, तो फिर वो पर्सन का स्टेटमेंट हम रेलेवेंट मानेंगे. और व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन एनी डीड, विल और अदर डॉक्यूमेंट विच रिलेट्स टू एनी ट्रांजैक्शन एज इन मेंशन्ड इन सेक्शन 13, या फिर व्हेन इट इज़ मेड बाय सेवरल पर्सन्स एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग्स रेलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन, व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, जहाँ उनके फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है या उनके इंप्रेशंस, तो फिर इन दैट केस हम इन स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट मानेंगे. तो ये 8 केसेस दिए हैं सेक्शन नंबर 32 में विच डील्स विथ, क्या बोलते हैं ये स्टेटमेंट, विच डील्स विद दैट व्हेन द स्टेटमेंट्स आर मेड बाय दिस फॉलोइंग 4 पर्सन्स, तो हम उन स्टेटमेंट को रेलेवेंट मानेंगे. कौन है वो 4 लोग? द पर्सन हु इज़ डेड, डाइंग डिक्लेरेशन, ऐसा इंसान जिसको अभी हम ढूंढ नहीं पा रहे, या कोई इंसान हु हैज़ नाउ बिकम इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, या ऐसा इंसान जिसको अभी हम कोर्ट के सामने नहीं ला सकते, उसका अटेंडेंस नहीं लाया जा सकता अनलेस बाय पेइंग अमाउंट और सम एक्सपेंडिचर या कुछ डीले करके जिसको कोर्ट अनरीजनेबल मानता है. तो दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 32. अब हमने देखा डाइंग डिक्लेरेशन. डाइंग डिक्लेरेशन मतलब क्या? एक इंसान ने डिक्लेरेशन दिया, एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई. अब हम उनका डिक्लेरेशन वापस से नहीं ले सकते. हियर से एविडेंस क्या था कि ए ने बी को मारा, सी ने देखा, सी ने जाके डी को बोला, तो डी ने क्या बोला कि उसने सुना है सी से कि ए ने बी को मारा, या एनी सच केस जहाँ ए बी सी है, जहाँ ए स्पेसिफिकली बोलता है कि बी को पता है और सी ने एविडेंस दिया है कि बी को पता है, तो दिस इज हियर से एविडेंस. नॉर्मली हियर से एविडेंस को रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन.
तो वो एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन. डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस. अब डाइंग डिक्लेरेशन में डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते. यहाँ कोई ओथ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, ना ही विटनेस को फिर से कोर्ट के सामने बुलाया जा सकता है. बट इसके कुछ मेरिट्स भी है. देर इज़ हैवी कॉन्साइंस, मतलब जो पहले राइट या रॉन्ग बोल दिया गया, इट्स ऑलवेज दैट सेम थिंग. देर इज़ नो रीज़न टू इम्प्लीकेट रॉन्ग पर्सनस. जो इंसान मरने वाला है वो किसी का गलत नाम क्यों लेगा. देर इज़ नो रीज़न वाई ही विल अवॉइड द नेम. कोई रीज़न ही नहीं है नाम छुपाने का. सो दीज आर सम डिफेक्ट्स एज वेल एज मेरिट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. Section 32 subsection 1. After that, relevancy of certain evidence for approving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated. जहाँ एविडेंस किसी विटनेस ने दिया है और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ या किसी और पर्सन ने दिया एंड इट इज़ इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, जहाँ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है या किसी लेटर स्टेज पे प्रोसीडिंग चल रही है, तो जो ट्रुथ था, ट्रुथ ऑफ द फैक्ट विच इट स्टेट्स, जो विटनेस ने बोला है, when the witness is dead, जहाँ विटनेस नहीं मिल रहा है या मर चुके हैं या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस या केप्ट अवे एंड लाने के लिए कुछ सम या डीले लगेगा, तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कोर्ट कंसीडर्स अनरीजनेबल. तो फिर उस केसेस में उनका स्टेटमेंट रिलेवेंट रहेगा इन द सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑल्सो. आफ्टर दैट, स्टेटमेंट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉर्मली एंट्रीज मेंटेन करते हैं हम, इंक्लूडिंग दोज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो बुक्स में जो एंट्रीज मेंटेन की है, बाद में जाके अगर कुछ सिचुएशन आती है जहाँ तुमको बुक्स को फॉर इंक्वायरी और फॉर इंस्पेक्शन प्लेस करना पड़ता है, तो देन दैट आर रेलेवेंट. बट दिस बुक्स आर रेलेवेंट बट दे आर नॉट अलोन सफिशिएंट एंड दे डू नॉट एक्ट एज एन एविडेंस. मतलब वो बुक्स रेलेवेंट तो माने जाएंगे उस केस में, बट दे आर नॉट सफिशिएंट. उसके साथ तुमको एक सपोर्टिंग एविडेंस भी लगाना पड़ेगा. क्लियर. जैसे कि एक इलिस्ट्रेशन मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी. ए ने क्या बोला कि बी ने उसके ₹5000 ले रखे, तो ए ने क्या किया, बी को सू किया कि बी उसके पैसे नहीं दे रहा है. ए ने बुक्स भी सामने एज अ एविडेंस रखा कि बुक्स में लिखा था कि बी उसको ए को पे करेगा. तो बी वॉज इन द एसेट साइड, अमाउंट पेबल टू ए या अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बी, ऐसा ए की बुक्स में दिख रहा था. तो एंट्रीज तो अब रेलेवेंट है, बट दे आर नॉट अलोन सफिशिएंट विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेट. मतलब और भी कुछ एविडेंस लगेगा. सिर्फ बुक में एंट्री है 5000 बाकी, दैट डजंट प्रूव कि 5000 बाकी है. किस चीज़ के 5000 बाकी, ऐसा कोई सपोर्टिंग एविडेंस भी लगेगा. अगर बी ने कुछ परचेज किया था या बी ने ए से कोई सर्विस ली थी ऑफ अमाउंट 5000, या बी ने कभी फ्रेंडली रिलेशंस में कुछ लोन लिए थे, तो ये सब एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी इसके साथ लगेगा. फिर उसके बाद है रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी. पब्लिक रिकॉर्ड बोला है मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट में या गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किसी बुक में, रजिस्टर में या रिकॉर्ड में कोई एंट्री की है, तो हम उसको रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे. रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स. किसी चार्ट में, किसी मैप में या किसी प्लान में अगर कोई स्टेटमेंट है विच इज़ ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल एंड इज़ मेड अंडर दी, जो हम पब्लिक सेल के लिए निकालते हैं, एंड मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर हम उस प्लान, चार्ट या मैप को रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे. दैट वाज सेक्शन नंबर 36. फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 37, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टन एक्ट और नोटिफिकेशन. जहाँ कोर्ट ने कोई ओपिनियन दिया है एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट ऑफ एनी पब्लिक नेचर, तो फिर जो भी स्टेटमेंट है इन द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम या कोई सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट, स्टेट एक्ट या एनी अदर एक्ट इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द गवर्नमेंट, तो हम उसको रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे. रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक. अगर किसी लॉ बुक में कोई लॉ दिया है ऑफ एनी कंट्री, एनी स्टेटमेंट जो उस लॉ बुक में है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो लॉ बुक में पब्लिश किया गया है अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट एरिया, तो फिर उस लॉ को, उस रूलिंग को हम कोर्ट में मानेंगे एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट. व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स.
जहाँ कोई स्टेटमेंट एज अ एविडेंस है, इट गिव्स is given from parts of longer statement or of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which is a form of part of book or any electronic record या letter of papers, तो उस evidence को हम that evidence shall be given of so much and no more of the statement, कि जहाँ एक statement है जो किसी conversation, document, electronic record में है, तो हम उसको कितना रेफर करेंगे जितना हमारे केस के लिए important है, तो उतना पार्ट निकालना है. so much and no more of the statement, so much and no more मतलब जितना relevant है, from what, from that conversation, document, record, books और series, और जितना relevant है उतना हम as a evidence सबमिट करेंगे एंड दैट विल बी कंसिडर्ड रेलेवेंट, तो उतना पर्टिकुलर पार्ट को रेलेवेंट माना जाएगा. आफ्टर दैट जजमेंट, रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट, सेक्शन नंबर 40, प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बार अ सेकेंड सूट और ट्रायल, मतलब किसी कोर्ट ने सिमिलर केस में प्रीवियस जजमेंट दिया था, तो फिर हम क्या करेंगे, उसी को एज अ जजमेंट मानेंगे. क्यों मानेंगे, इससे क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट एंड टू हैव दिस एंड टू सेव द प्रीशियस टाइम ऑफ द कोर्ट, की कोर्ट का जो प्रीशियस टाइम है वो भी बच सकता है और जो सेम सूट की मल्टीप्लिसिटी होती है वो कम हो जाती है. एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऐसा कोई जजमेंट जो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट एंड हम उसको कंसिडर करेंगे. आफ्टर दैट, रेलेवेंसी ऑफ सर्टन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा, अगर कोई फाइनल जजमेंट है या ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो फाइनल जजमेंट है, अ फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरेबिलिटी और इंसॉल्वेंसी jurisdiction which confirms upon or take away from any person in a legal character, जिससे किसी पर्सन का लीगल कैरेक्टर जा रहा है या उसको मिल रहा है, यहाँ जहाँ किसी पर्सन को कुछ राइट्स मिल रहे, राइट टू स्पेसिफिक थिंग, ही इज एंटाइटल्ड टू अ थिंग और एनी स्पेसिफाइड पर्सन, या उसको कोई टाइटल मिल रहा है, तो हम उसको रेलेवेंट मानेंगे. सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ, उसको हम कॉन्क्लूसिव प्रूफ मानेंगे कि जो लीगल कैरेक्टर है which it confirms accrued at the time when such judgment, order or decree came into operation, that any legal character to which it declares any such person to be entitled accrued to that person at the time when such judgment, order or decree declares it to have accrued to that person, order or decree declares it to have accrued to that person, that any legal character which it takes away from any such person ceased at the time from which such judgment, order or decree declared that it had ceased or should cease, and that thing to which declares any person to be entitled was the property of that person. क्या क्या पॉइंट बोला है, पहले तो लीगल कैरेक्टर है which it confirms accrued at the time of judgment, जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री के टाइम पे कोई लीगल कैरेक्टर था, या ऐसा कोई लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स टू एनी सच पर्सन टू बी एंटाइटल्ड, कब, एट द टाइम ऑफ जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री, दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट टेक्स अवे फ्रॉम सच पर्सन, मतलब पहले तो कोई लीगल कैरेक्टर है, अब लीगल कैरेक्टर जो किसी पर्सन को मिल रहा है, अब लीगल कैरेक्टर जो किसी पर्सन से जा रहा है विच इज बीन टेकन अवे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री, या एंड द थिंग टू विच इट डिक्लेयर्स एनी पर्सन सो एंटाइटल्ड, और जिस पर्सन को मिल रहा है वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन एट द टाइम ऑफ जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री, या जब जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री हो रहा था तब वो प्रॉपर्टी थी किसी पर्सन की, तो ये सारे पर्सन्स इंक्लूड होंगे. जजमेंट्स इन रेम, रेम मतलब अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, तो यहाँ पे इट इज़ नोन एज जजमेंट इन रेम, मतलब इट विल नॉट ओनली बाइंड द पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव बट इट विल बी बाइंडिंग एज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मतलब किसी को लीगल कैरेक्टर मिल गया तो वो उसको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट एक राइट देता है कि यह भी उसकी प्रॉपर्टी है. सो इट इज़ अगेंस्ट द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट द प्रॉपर्टी बट इट इज़ अगेंस्ट द वर्ल्ड. आफ्टर दैट सेक्शन 42, रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन मेंशन्ड इन 41, मतलब अदर देन 41 बाकी के जो पब्लिक नेचर रिलेटेड जो मैटर्स है, इंक्वायरीज है, जो जजमेंट्स है, उनको भी हम कॉन्क्लूसिव एविडेंस मानेंगे. अदर देन दोज मेंशन्ड इन 41 नॉर्मली इररिलेवेंट होते हैं, बट यहाँ कुछ स्पेसिफिक मैटर्स दिए हैं, जैसे कि जजमेंट्स, ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन इन 41 आर रिलेवेंट इफ देयर इज अ कंडीशन. इफ कब रेलेवेंट है, नॉर्मली तो इररिलेवेंट है अदर देन 41, बट वो रेलेवेंट है जब वो
पब्लिक नेचर के हैं, relevant to the inquiry, but such judgments, order or decree are not conclusive proof of that which they state. Section 43, judgments etc. other than those mentioned in section 40 to 42 when relevant. Judgment, order or decree other than those mentioned in 40, 41, 42, 40 देखा हमने, 41 देखा है, now 42 are irrelevant unless, वो irrelevant है unless existence of such judgment, order or decree is a fact in issue or is relevant under some other provision. मतलब some other provision में भी उसको relevant होना ज़रूरी है to be relevant under these sections. एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, ए ने बी पे आरोप लगाया कि बी ने उसकी काऊ चोरी की थी, फिर ए ने क्या किया, बी ने तो बाद में सी को बेच दिया, तो अब ए ने सी पे केस लिया कि सी के पास उसकी काऊ है, तो अब जजमेंट अगेंस्ट बी इज़ इररिलेवेंट. अब ए ने तो सी पे केस कर दिया ना, पहले ए ने बी पे केस किया, पर अब ए को पता चला काऊ सी के पास है, ए ने सी से मांगा, तो अब ए और बी के बीच का रिलेशन खत्म, दैट इज इररिलेवेंट. ठीक है. अब उसके बाद है सेक्शन नंबर 44, फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड. अगर किसी पार्टी को लगता है कि प्रोसीडिंग में जहाँ जजमेंट मिला, जहाँ ऑर्डर पास हुआ, वो भले ही रेलेवेंट था अंडर सेक्शन 40, 41, 42, बट इट हैज़ बिन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी. एडवर्स पार्टी प्रूव करती है कि कोर्ट ने ठीक से जजमेंट नहीं दिया या दूसरी पार्टी ने फ्रॉड से या कोल्यूजन से, मतलब धोखा देके वो जजमेंट लिया था, तो वो पार्टी ऐसे प्रूव कर सकती है, दैट इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 44. मतलब सेक्शन 44 क्या प्रोवाइड करता है, द प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ जजमेंट एनुल्ड. एनुल मतलब गेटिंग द जजमेंट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब जजमेंट को इनवैलिड हम करवा सकते हैं अगर जजमेंट सामने वाली पार्टी ने फ्रॉड करके या कोल्यूजन करके या किसी और अलग गलत तरीके से लिया है तो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉड्यूल 3. एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं. वी हैव कवर्ड सेक्शन 32, 33 स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैनॉट बी फाउंड. इसमें हमने डाइंग डिक्लेरेशंस भी देखा था, उसके फ़ायदे क्या होते हैं. स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस 34 to 39. इसमें बुक वाले सेक्शंस देखे थे, बुक में अगर एंट्री है, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो सारे सेक्शंस यहाँ कवर किए थे. फिर मैप्स वाला पॉइंट था एक. फिर उसके बाद जजमेंट्स सेक्शन 40 to 44, जजमेंट रिलेटिंग टू प्रोबेट प्रीवियस जजमेंट्स टू अ बार ऑफ, मतलब जो पहले जजमेंट दे दिए थे हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू सेव द टाइम. फिर अगर कुछ प्रोबेट रिलेटेड जजमेंट से विल रिलेटेड जहाँ टाइटल मिलता है, अदर जजमेंट्स and so on. So I hope you are clear with the topic. Thank you.